बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दो तीन मौज़ूआत हैं जिन पे बात करनी है। एक तो फैज़ मीर्ज़ा वाला मामला है। एक गाड़ी जो है मियां साकिब निसार साबिक़ चीफ जस्टिस के साहबजादे से रिकवर हुई है और वो चोरी की गाड़ी थी और वो गिफ्ट की थी फैज़ मीर साहब ने। ये क्या कहानी है? और दूसरा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री वाला जो केस है, उसमें तारिक जहांगीरी साहब अदालत में पेश हुए। उन्होंने कुरान पे हल्फ देने की बात भी की और साथ ही अदालत में कुछ झूठ भी बोले। वो झूठ क्या बोले हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत के जज अरशद जावेद ने, एक पीर साहब हैं, पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब, ये नायब अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, तो उन्हें 10 साल कैद की सजा सुना दी है। पहले इसी मौजू पे बात कर लेते हैं कि ये आपको याद होगा कि 2024 में एक बड़ा मशहूर केस हुआ था, मुबारक सानी केस। ये मुबारक सानी कादियानी था और इस पे इल्ज़ाम ये था कि इसने कोई ममनुआ किताब जो है वो चिन्योट में वो इन्होंने तकसीम की थी और तफसीर सगीर उसका नाम है। तो उसकी बुनियाद पे इनको 2023 में गिरफ्तार किया गया। जो ट्रायल कोर्ट थी नीचे वाली सेशन कोर्ट, उसने इसकी जो दरख्वास्त जमानत है वो खारिज की। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज की। फिर जमानत की दरख्वास्त चली गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनकी सरबराही में जो कायम बेंच था उसने उस केस का फिर फैसला किया और उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली। ये जो मुबारक सानी है इसकी, उन्होंने जो नुक्ता लिया था उस वक्त बड़ा शोर मच गया था और शोर मचने का आगाज जो हुआ था वो इन्हीं लोगों ने किया, चपड़कनाथियों ने किया था। ये जो व्लॉगर्स हैं, डैलरी जो हैं, उन्होंने। उसके बाद उलमा इकराम जो है उनकी तरफ से तनकीद आना शुरू होगी। तो उस वक्त मैंने एक तफसीली व्लॉग किया था, बल्कि जो जज साहब है, जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसने उर्दू तर्जमा भी उसका जारी किया था ताकि समझ आ जाए मामला क्या है। और जो जजमेंट थी उसके मुताबिक ये था। तो मैंने उस वक्त भी ये अर्ज किया था कि ये समझने में गलती लग रही है। ये कह रहे थे उलमा इकराम कि जनाब ये कादियानियों को इबादत की और तबलीग की, इबादत नहीं तबलीग की इजाज़त दे दी है। उस जजमेंट में मैंने तमाम जो नुकात थे उसके आपके सामने रखे थे और मैंने ये कहा था कि अदालत ये कहती है कि ये 2019 का वाक़या है और 2021 को एफआईआर दर्ज होती है। जिस वक्त ये 2019 में वाक़या पेश आया था किताब तकसीम करने का, उस वक्त ये जुर्म ही नहीं था। ये तो उसमें जो मुतलका कानून है उसमें तरमीम करके बाद में वो तरमीम की गई तो ये फिर बन गया, जुर्म बन गया। तो जो कहते हैं ना कोई कानून, फौजदारी कानून मौसर पे मादी नहीं होता, ये मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता था। उन्होंने बहरहाल ये 2021 में ये मुकदमा दर्ज हुआ, 2023 में ये मुबारक सानी जो है ये गिरफ्तार हुआ था। तो उन्होंने ये इनकी जमानत जो है ये मंजूर कर ली थी। लेकिन साथ ही जो मजहबी आज़ादी का आर्टिकल है इनका कि हर शख्स को अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत और तबलीग का इख्तियार हासिल है, वो रिप्रोड्यूस कर दिया था। अब वो जो आज़ादी का राइट है, वो मजहबी आज़ादी का जो हक है, वो मशरूत है कानून के साथ। और कानून में वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि ये जो कादियानी हैं ये इस्लाम के नाम पे तबलीग नहीं कर सकते, इस्लामी नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी नमाज को नमाज नहीं कह सकते, रोज़े को रोज़ा नहीं कह सकते, और फिर कुरान मजीद की तफसीर जो है वो अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था, ये कानून और आइन दोनों का जिक्र किया है जज साहब ने। लेकिन बहरहाल उसमें जनाब शोर मच गया और जो उलमा का एक तबका है वो पढ़े बगैर वो मैदान में आ गए। तो उन्हीं में ये जो साहब हैं जिनका नाम है पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब, इन्होंने जनाब एक खिताब किया था। फैसला रोज करके करोड़ों मुसलमानों को दिल दुखाया है। केड़ा बंदा उदा सिर ला के ले, मैं जाती तौर पे 1 करोड़ रुपया पेश करा। ये शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब के करीब इन्होंने
खिताब किया था और किला गुजर सिंह में इस हवाले से मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर खिताब करने के बाद जनाब ये रूपोश हो गए थे और उकाड़ा के करीब ये किसी जगह से इनको गिरफ्तार किया गया था। फिर इनके ऊपर ये मुकदमा चला। 15 से 15 गवाह जो हैं उन्होंने शहादतें दी कि जनाब इन्होंने ये बात की थी और इन्होंने जो ये 1 करोड़ रुपए सर की कीमत रखी थी, आपको याद है, उन्होंने मैं वो सुनाया, उसमें भी वो ये बात कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये भी हुआ कि जो उलमा कराम थे तो इसको ना हुकूमत ने भी नज़रसानी की दरख्वास्त फाइल कर दी थी और फिर उस पर नज़रसानी भी हुई थी। और जो उसका पैराग्राफ नंबर 42 है ना, जिस पे एतराज़ था कि शायद इसका मतलब ये है कि कादियानियों को तबलीग की इजाज़त दे दी गई है, हालांकि ऐसा नहीं था। अगर कानून और आइन दोनों को मिला के पढ़ा जाए तो उसको वाज़े तौर पे ये समझ आती है कि जो ये हमारे जितने भी हकूक हैं ये सब कानून के ताबे हैं और जिस बात की कानून में ममानत है उस पे तो मोहर तस्दीक सबत कर रही थी वो जजमेंट। लेकिन बहरहाल इन्होंने उलमा कराम उन्होंने अदालती मावनत के लिए भी जो मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के उलमा कराम हैं उनको बुलाया था। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो पैराग्राफ नंबर 42 है ना, ये आप हज़फ कर दें, ये निकाल दें अपनी जजमेंट से। उनका ठीक है, निकाल देते हैं। वो निकाल दिया था उन्होंने, लेकिन ज़मानत बरकरार रखी थी। तो उलमा कराम ने फिर इस पे बड़ी जो है तारीफ़ भी की, बयानात भी आए उनके तारीफ़ और तसीफ़ के। तो ये जो है ना, ये भी मेरे ख्याल पहला ही मौका है। फैज़ हमीद वाला अगर पहला मौका है ना, तो ये भी पहला मौका ही है कि किसी मजहबी शख्सियत को दूसरे आला शख्स को या आला शख्सियत को धमकी देने पे, कत्ल की धमकी देने पे, इन्होंने तो इनाम भी रख दिया था ना, सर की कीमत मुकर्रर कर दी थी, ये सजा हुई हो। मेरे इल्म में से पहले ऐसी सजा, और ये इंसानी दहशतगर्दी के तहत ये सजा हुई है उन्हें। तो ये मामला था, मैंने कहा थोड़ा सा रख दूँ आपके सामने, वजाहत कर दूँ कि इन्होंने ये ऐलान क्यों किया था और मामला क्या था और गलतफहमी कहाँ पैदा हुई थी और उस गलतफहमी को दूर कैसे कर दिया गया था नज़रसानी के केस में। और दूसरा केस है जनाब ये जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला केस है ना, जाली डिग्री वाला, मियां दाऊद एडवोकेट ने वो फाइल की हुई है दरख्वास्त। तो पहले आपके इल्म में है कि उनको काम करने से रोक दिया गया था तारिक महमूद जहांगीरी को। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर साहब की अदालत थी। तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था आइनी बेंच में और उन्होंने जनाब वो केस जो रिमांड कर दिया था कि पहले इसका फैसला कर लें कि जनाब ये काबिल समात है या नहीं है। अब जो है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी हुई है। नोटिस जारी किए थे तारिक महमूद जहांगीरी साहब को और तारिक महमूद जहांगीरी साहब कल अदालत में पेश हुए और उनके साथ जो वकला हैं वो इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेम्बरान हैं, राजा अलीम अब्बासी और जफर खोकर वगैरह दीगर वकला भी आए। तो जो सरफराज डोगर साहब हैं बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने प्रोसीडिंग भी चलाई है। तो उन्होंने कहा वकला से, कहा जनाब आप तशरीफ रखें, ये जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब है ये अब आपके कोलीग नहीं है, कल बन जानते पता नहीं, लेकिन हले थोड़े वैसे कल भी नहीं बनने के अगर डिग्री जाली साबित होगी उन्होंने दी, LLB दी, तो ये मेरे कोलीग है और मैं मोअज़्ज़ज़ जज साहब आए, मैं इनको सुनना चाहता हूँ। तो जहांगीरी साहब ये कह रहे हैं कि मुझे जुमेरात को नोटिस मिला है, तो मुझे जनाब पिटीशन जो है उसकी कॉपी नहीं मिली। ये वो फरमा रहे हैं मेरे पास जो दरख्वास्त मियां दाऊद ने दायर की हुई है उसकी नकल मेरे पास जो है वो कहते नहीं है। एक बात उन्होंने ये की। अच्छा, अब दूसरी जो बात उन्होंने की, उनका जो मेरे पास वो जो रिकॉर्ड है ना यूनिवर्सिटी का वो भी नहीं है। तो मुझे फिर उन्होंने साथ ही कहा कि जनाब मैं कुरान पे कसम खा के कहता हूँ कि मेरी डिग्री जो है ये जाली नहीं है ये। और वो कहते हैं ये नहीं कहते कि नाम इशू नहीं की यूनिवर्सिटी वाले, ये नहीं कहते, वो कहते हैं अच्छा ये इशू तो हुई थी, बात तो ठीक है इनकी, ये इशू हुई थी लेकिन इशू कुछ और है, इसमें मसला कुछ और है, तनाज़ा कुछ और है। तनाज़ा ये है कि भाई साहब जो हैं ये इम्तिहान देते हुए नकल करते हुए पकड़े गए और इम्तिहानी अमले के साथ इन्होंने फिर लड़ाई की, बदतमीजी की, उन्होंने अनफेयर मीन्स का केस बना के भेज दिया और इनके ऊपर 3 साल के लिए पाबंदी लग गई। जब पाबंदी लग गई तो इन्होंने किसी दूसरे बंदे के इनरोलमेंट नंबर्स पे
इन्होंने इम्तिहान दिया LLB पार्ट 1 का कराची यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद जो पार्ट 2 है वो फिर इन्होंने किसी और इनरोलमेंट नंबर के साथ दिया। यानी जिस दौरान इनके ऊपर पाबंदी थी उस दौरान इन्होंने इम्तिहान दे के वो डिग्री किसी तरीके से हासिल की थी, जबकि वो इम्तिहान दे ही नहीं सकते थे। ये सही कसम उठा रहे हैं कि ना मैं जो है वो मेरा तो मैंने वो इम्तिहान, उन्होंने वो सिंध हाई कोर्ट में भी कसम खाई थी ना कि मैंने इम्तिहान दिया था। इम्तिहान देने से तो इनकार ही नहीं है। इनकार तो इस बात पे है कि ना वो आपके पास जो डिग्री है वो गैर कानूनी डिग्री है, इलीगल है। अच्छा, वैसे इसका भी ना ताने बाने जाके वहीं से मिलने हैं फैज हमीद के साथ ही। फैज हमीद साहब बड़े जज्बाती थे इनको मुकर्रर करवाने के लिए, जज मुकर्रर करवाने के लिए, जज लगवाने के लिए, फैज हमीद साहब। अच्छा, बहरहाल वो एक अलग इशू है। तो फिर जनाब इन्होंने ये फिर चढ़ाई कर दी जनाब इन्होंने सरफराज डोगर साहब पे कि जनाब आप ये केस सुन ही नहीं सकते, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान, भारत, हिंदुस्तान कभी नहीं हो गया कि जज ने दूसरे जज को काम से रोका हो। तो वो तो जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की, काम से नहीं रोक सकते लेकिन हतमी फैसला कर सकते हैं कोवरंटो पे। फिर वो कहते हैं जनाब आप वो डिवीजन बेंच बना दिया, 2 बेंच जो बैठ के सुन रहे हैं जज आप, तो ये एक के पास जाना चाहिए था। माजी में कभी भी कोवरंटो जो है वो फुल बेंच भी बनते रहे कोवरंटो पे। तो ये आप कह रहे हैं जनाब एक जज सुने, वो कहते हैं जनाब ज़ाहिर है जब डिवीजन बेंच सुने तो फिर अपील जो है, अगर एक जज सुने तो अपील जो इंट्रा कोर्ट अपील उसको कहते हैं उसी हाई कोर्ट में दायर होती है, और अगर 2 या 2 से ज्यादा जज सुने तो फिर वो मामला जो अपील का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब आईनी अदालत में जाएगा ये मामला। तो इन्होंने कहा जनाब मेरा एतराज है कि आप केस ना सुने। तो उसकी वजह उन्होंने एक ये भी बयान की कि जनाब ये मफादात का टकराव है, तो मैंने तो आपके खिलाफ जो आपका तकर्रर हुआ है, जहाँ तबादला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट से, और आपको सीनियरिटी जो मिले इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पे जज साहब ने बिल्कुल वही बात की जो कल मैंने अपने विलाग में की कि ये एतराज किया जाएगा और आगे से ये जवाब आ सकता है। उन्होंने ये कहा कि जनाब आप तो बराह रास्त मेरी ट्रांसफर से बराह रास्त मुतासर होने वाले फ्री की नहीं है। मुतासर तो थे मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो सीनियर तरीन जज थे, या फिर मियाँ गुल हसन औरंगजेब जो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हुए हैं। ये 2 लोग मुतासर हुए थे ना, तो आप तो उससे मुतासर ही नहीं हुए, आपने तो चीफ जस्टिस बनना ही नहीं था इनकी जगह। तो बहरहाल इस तरह जनाब हुआ, तो उन्होंने कहा जनाब ठीक है आप ऐसा करें। उन्होंने ये एक तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत की है कि जनाब इनको जो है ना वो तमाम एनेक्सेस समेत जो है वो दरखास्त, यानी जो रिकॉर्ड शिकार्ड है हमारे पास आया हुआ कराची की यूनिवर्सिटी से HEC के जरिए, वो भी इनको दे दें, और जो दरखास्त है मियां दाऊद की वो भी इनको दे दें। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने गलत बयानी कहेंगी। मियां दाऊद ने बड़ा जबरदस्त इस पे ना बात की है। वो ये कहते हैं, और मैं भी उसकी तायद करता हूं, कि जनाब ये कहते हैं मेरे पास पिटीशन की कॉपी नहीं है। भाई मेरे, आपने जब चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में इनके इंटरिम ऑर्डर को, जब आपको काम से रोक दिया गया था, सरफराज डोगर साहब वाले बेंच ने रोका था, तो आपने तो उसको चैलेंज किया था, और चैलेंज जब किया था तो उस वक्त आपके पास पिटीशन नहीं थी, अदालती हुक्म नहीं था। दोनों चीजें थी तो आप गए थे ना वहां। पिटीशन की कॉपी तो इनके पास मौजूद है, एक बात, और दूसरा ये कहते मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। जो कराची यूनिवर्सिटी ने जो बात की है वो रिकॉर्ड बहरहाल जो आपने वहां जाके दरखास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में, जिसपे आप अब भी कह रहे हैं कि जनाब वो तो मेरी डिग्री उन्होंने बहाल की हुई है, वो इंटरिम ऑर्डर किया था उन्होंने, हुक्म इम्तनाई जारी किया था आपके हक में। तो वहां आपने किस चीज को चैलेंज किया था? आपने कराची यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की बुनियाद पे ही उसको चैलेंज किया था ना। आप कह रहे मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। बहरहाल ये बात उनकी मानी जा सकती है कि जनाब ये जो यहाँ रिकॉर्ड पेश हुआ है वो मुझे देखना है। अब किया क्या है डोगर साहब ने? डोगर साहब ने कहा है कि जनाब ये जो ना वो जो कराची यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा HEC के जरिए ही उन्होंने फिर हुक्म दिया है कि वो रिकॉर्ड लेके ना अदालत में आ जाए 18 तारीख को, और 18 तारीख को सामने लाइव जो है रिकॉर्ड सामने रख के ये उसका जायजा लिया जाएगा। वैसे मेरा ख्याल है बेंच भी थोड़ी सी ना जल्दी कर रहा है,
वो तो खैर मियां दाऊद जो है उन्होंने ये दरखास्त भी की है कि जनाब इसको रोजाना की बुनियाद पे चलाया जाए, क्योंकि अदलिया और एक जज की साख का सवाल है ये। तो मे भी ऐसा ही हो, लेकिन ये कोई गैर ज़रूरी, मुझे मियां दाऊद की भी और जो अदालत है उसकी भी गैर ज़रूरी आप कह लें कि जल्दबाजी इसमें थोड़ी-सी नज़र आ रही है। और मेरा ख्याल है इसमें उन्होंने नोटिस भी नहीं किया अभी तक वज़ारत कानून को, तो वज़ारत कानून को तो नोटिस होना चाहिए था, उनका मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए था। दीगर फ़रीक जो भी हैं, सबका नोटिस जो है वो, सबका मौक़िफ़ जो है वो सामने आना चाहिए जहांगीरी के साथ-साथ। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना, ये फ़ौजदारी के जज है और ये जो अम्र वाक़या की बुनियाद पे इनका ज़हन बना होता है, जो फ़ौजदारी मुकदमात की समाअत करने वाले जज है ना, वो अम्र वाक़या जो केस के जो वाक़यात होते हैं, उनकी बुनियाद पे फ़ैसला करने का इनका ज़हन बना होता है। तो ये बहरहाल जो वाक़या है, अम्र वाक़या तो यही है कि जब डिग्री के हवाले से जो कराची यूनिवर्सिटी उसने फ़ैसला किया हुआ कि जनाब मनसूख करने का, और हुक्म इम्तनाई पे चल रहा है मामला। तो देखिए अब 18 तारीख को क्या होता है। बहरहाल एक तरफ वो कसम उठा के बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो कुछ उन्होंने अदालत से, आप ये भी कह सकते हैं कि गलत बयानी से भी ये काम लिया है। और आखिर में आते हैं जनाब हम वही बात कि जनाब जो फैज़ मीसा वाला मामला है, तो आप बहुत सारी खबरें जो हैं वो, जब ये फैज़ मीसा वो भी गिरफ्तार भी नहीं हुए थे, और जब गिरफ्तार हुए थे उस वक्त भी मैंने ये खबरें दी थी। और मैंने ये भी बताया था जनाब, जो इमरान खान कहता है जनाब इसने बड़ा मुझे जनाब डिसपॉइंट किया है उमरता बंदियाल ने, वजह उसकी ये है, उस पहले मैं ये बता चुका हूँ कि ये चाहते थे कि जनाब आसिम मुनीर साहब का बतौर आर्मी चीफ तकर्रर जो है ये कलअदम कर दिया जाए, और ऐसी कोई बात शायद हुई भी थी इनके दरमियान। तो उन्होंने कहा हम जो ना किसी बंदे को खड़ा करके एक दरखास्त दायर कर देते, तो वो उमरता बंदियाल ने ये कहा कि भाई साहब इतना बड़ा रिस्क लेना है मैंने, तो आप खुद पिटिशनर क्यों नहीं बनते? अगर आप खुद पिटिशनर बनेंगे तो मैं उस अदालत का वो उस केस का जायजा ले लूंगा, अगर गैर मुतलका बंदा आएगा तो मैं नहीं, मैंने उस तरफ नहीं जाना। और अब ये पता चला कि एक टीवी चैनल के एंकर ने, टीवी चैनल के एंकर ने भी ये बात की है। तो बहरहाल कहानियां सारी जितनी भी हैं सारी सामने आती जाएंगी ना। और ये खबरें भी आती रही हैं पिछले दिनों कि जनाब जो MP MNAs जो हैं उनसे ये बता भी लेते थे, और हामिद मीर साहब ने ये बताया था, बल्कि आप उनके प्रोग्राम में जो दानियाल चौधरी हैं वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने तो ये कहा था हमने 13 करोड़ रुपया उसके बाप से लिया था, चौधरी तनवीर से सेंटर है, कि जनाब अगर अपने बेटे, वो शादी वाले दिन दानियाल चौधरी की शादी थी, कि आप पैसे दें, वरना उन्होंने बस इतना बताया कि हाँ जनाब शादी हाल को ताला लगा दिया था, हमारा वो स्कूल था वो गिरा दिया, शादी हाल को पता नहीं क्या क्या कर दिया, सारी जो उन्होंने वो पूरी स्टोरी सुनाई। तो बहरहाल वो 13 करोड़ वाली बात उन्होंने फिर उस पर ना गोलमोल करके कि 13 करोड़ रुपए हमसे लिया था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जनाब ये पर्ची बेचते थे, और फिर जनाब आगे जो है वो किसी की जरूरत ही नहीं होती थी। और वजह उसकी ये थी कि इनके जनाब आपस में वो सारे फिट थे, बाजवा साहब भी आंखें बंद कर लेते थे, ये भाई साहब और अदलिया जो मिली हुई थी, अदलिया को ये तफज देते थे और अदलिया वाले इनको तफज देते थे। वो मुइज वाला जो केस है, सुओ मोटो, जो इनके पास दरखास्त आई थी साकम साहब के पास, और जब उसने 2023 में दोबारा दरखास्त दी तो उसने कहा जनाब ये सुओ मोटो भी हुआ था इस पे। सुओ मोटो तो उसको मोइज को दबाने के लिए किया था साकम साहब ने। तो उनका रिकॉर्ड लाओ जी, रिकॉर्ड वो जनाब उसका रिकॉर्ड ही का वो चैम्बर में समाप्त हुई थी, उसका रिकॉर्ड ना जाते जाते मेरे ख्याल 4000 के करीब केस थे ना सुओ मोटो, उनका रिकॉर्ड जो है वो तलब करवा गए थे साकम साहब, अंधाधुंध जो उन्होंने लिए हुए थे ना। तो बहरहाल इसमें जो है ना ये मैंने मेरे ख्याल कल के परसों जिक्र किया था कर्नल अनामर रहीम का, ये वकील है और ये जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है ना उसमें ये रहे हुए हैं। ये जो कोर्ट मार्शल वगैरह की कार्रवाई के लिए नहीं होती, वहां पे कानूनी लीगल जो उनका विंग है उसमें ये रहे हुए हैं, बड़े तजर्बाकार आदमी हैं। तो ये मुझे पता है कि मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूं कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, मेरी इनके साथ बात होती रहती है कि जो इनके साथ मशवरे के लिए वो आते हैं, ज़ाहिर तजर्बा इनका ज़्यादा है और प्रैक्टिसिंग लॉयर है ये, तो वो बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आ जाती हैं। तो अब इन्होंने जो बात की है, इन्होंने कहा ना मैंने शवाहद देखे हैं,
वो जो मैंने नहीं कहा था जनाब ये वहां जाके इनके डेरे पे छुपे हुए थे 9 मई के मुल्तमान, वो कह रहे हैं कि मैंने शवाहद देखे हैं। और मुझे ये, मैं जो जिस हद तक जानता हूँ इनामुर रहीम साहब को, वो मेरा ख्याल है कि अपनी कहने के प्रोजेक्शन के लिए या किसी की मुखालफत में वो झूठ बोलने वाले बंदे नहीं हैं। तो वो जनाब कहते हैं कि जनाब 9 मई के मतलूब मुकदमात जो मुलजमान और जो थे ना यूट्यूबर्स वगैरह, वो जनरल फैज के फार्म हाउस में छुपे हुए थे। वो कहते हैं मेरे पास शवाहद हैं इसके। एक बात तो ये की है उन्होंने, और वो कहते हैं कि रोजाना सिम बदलते थे, ये बात मैं कई मरतबा कर चुका हूँ। वो कहते हैं कि यही बात उन्होंने की है कि वो किसी को फोन करके बताते थे कि जनाब ये अब मुझे इस नंबर पे जो है ये आपने करना है, लेकिन वो सारे नंबर जो ऑब्जर्वेशन में लगे हुए थे, उन्होंने एक मिसाल दी कि फर्ज करें कि वो असद कैसर को फोन करते हैं, लेकिन बाद में उसको उन्होंने अमूमी कर दिया। यानी असद कैसर का नाम कहीं फंसा हुआ है ना उनके दिमाग में कि असद कैसर को इसने फोन किया कि जनाब मुझे आप फलान नंबर पे, बाकी सबको बता दो कि इस नंबर में मुझे फोन किया जाए। ये सारी चीजें जो हैं, ये बहरहाल वो कहते हैं वो सिस्टम में रिकॉर्डिंग सारी आई हुई है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब इनसे वो जब ये गिरफ्तार हुए थे तो लैपटॉप वगैरह और मोबाइल फोन वगैरह जो कब्जे में लिए गए थे, तो उसमें बहुत सारे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो इनसे बरामद हो गए। और वो कहते थे कि वो कह रहे हैं कि जनाब ऐसे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर लिखा होता है फॉर आइज ओनली, यानी सिर्फ आप पढ़ सकते हैं इनको और ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी कॉपी अपने पास नहीं रख सकते, ये जुर्म है ऑफिशियल सीक्रेट के तहत। और वो कहते हैं जनाब अपने पास इन्होंने रखे हुए थे। और फिर वो जो कहते हैं कि जनाब अपने हाथ से लिख के नोट्स जो हैं ये यूट्यूबर्स को भेजा करते थे, जनाब इस पे प्रोग्राम कर लें, मवाद भेजते थे। और वो मवाद जो है वो भी कब्जे में, वो कहते हैं इनको बड़ा शौक है लिख के अपने पास रखने का, ताकि आने वाली हुकूमत जब आएगी पीटीआई की तो मैं उनको दिखाऊंगा, देखें जनाब ये काम मेरे हैं, ये मेरे कारनामे हैं। लेकिन वो कहते हैं वो सारे जनाब फाइल अपने पास जिन्होंने रखी हुई थी वो उल्टी पड़ गई हुई है। और जो इनसे इंक्वायरी वगैरह हुई थी उसमें जो चीजें बरामद हुई थी ये मान भी चुके हुए, ये तो ठीक हो गया। लेकिन एक और खबर है जो मैं उस पे ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सक्लूसिवली जो है इनामुर रहीम साहब की और फखर दरानी साहब की खबर है। अब इनाम साहब ये कह रहे हैं, इनामुर रहीम साहब, उस पर मैंने बाद में थोड़ा सा काम किया, ये बात सामने आने के बाद तो मेरे जहन में ये नहीं था। तो फखर दरानी साहब ने वो कहते हैं विला किया था कि जो टॉप सिटी पे वो उन्होंने छापा छुपा मार के वो सारा कुछ निकलवाया था ना, तो वो जनाब उस पे 2 कीमती गाड़ियां जो माले मसरूका के तौर पे ये ले गए थे फैज अमीर साहब, ज्यादा गाड़ियां ले गए थे। 2 जो कीमती तरीन गाड़ियां थी ना वो उन्होंने साकब निसार साहब को जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उनको गिफ्ट कर दी थी। एक साकब निसार साहब ने अपने पास रख ली, एक अपने बेटे को दे दी। वो जिसकी वीडियो नहीं आई थी, ऑडियो नहीं आई थी सामने कि 1 करोड़ 20 लाख अब्बा जी ने बड़ी मुश्किल के साथ जनाब आपको टिकट लेके दिया है, वो वाली जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो उन्होंने इनको दे दी थी। और फिर आगे वो अपनी वो इसकी तायद करते हैं इस स्टोरी की। वो कहते हैं कि जो रेंजर्स का इंस्पेक्टर था ना मुतलका, उससे मेरी बात हुई, खुद उसने मुझे बताया। वो कहते हैं कि जब ये टॉप सिटी वाला केस बन गया ना तो जो चीजें वहां से जब्त करके उठा के जबरदस्ती ले आए थे हम, तो वो फिर हमने इकट्ठी करनी शुरू कर दी कि ज़ाहिर अब कोर्ट मार्शल होगा तो वहां वो मांगेंगे चीजें कि कहाँ है चीजें। वो कहते हैं वो जो इंस्पेक्टर है रेंजर्स को, उसने मुझे बताया कि जनाब वो जो उसका बेटा था ना इसका साकब निसार का, नजम साकब, तो वो कहते हैं मैंने खुद जाके फिर उससे वो रिकवर की है। और मुझे ये खतरा था कि वो कहीं बेच ना दी उसने, क्योंकि हमने तो माल मुकदमा के तौर पे अदालत में पेश करना था जो कुछ भी इन्होंने लूटा था। तो वो ये कह रहे हैं। तो अब जो मेरी तहकीक है आगे थोड़ी सी इससे आगे, वो ये कह रहे हैं कि 2 गाड़ियां थी। तो मेरी इतला के मुताबिक जो देखी गई है, जाहिर है जो मेरे सोर्स हैं वो साकम साहब ने तो मुझे डायरेक्ट बताना नहीं है ना, तो उनके सोर्स जो है वो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनके साथ तैनात हों, छोटा हमला, उनमें से कोई लोग। वो कहते हैं नहीं एक ही गाड़ी आई थी, यानी 2 गाड़ियां नहीं आई थी, एक गाड़ी आई थी जो साकब निसार साहब के
बेटे को दी गई थी। और ये नाम रहीम साहब ने ये बताया है कि वो जो साहब थे जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, तो कि मैंने राब्ता भी किया था साकब निसार से, तो उसने कहा यार मैं लंदन में हूँ और अपनी जो फैमिली के साथ हूँ, रिलैक्स करने के लिए आया हूँ, मुझे तंग ना करो, मेरी छुट्टियां खराब ना करो। तो वो कहते फिर उसने पूछा फखर दरानी ने कि यार ये जो आप इसकी तईद कर दें, ये खबर आई हुई है, तो उन्होंने कहते तरदीद नहीं की थी। तो बहरहाल ये जो मामला है ये इमरान खान के गठजोड़ वाला और सारा, वो कहते हैं 9 मई के हवाले से जो इमरान खान और फैज हमीद का गठजोड़ है ना, इसके वाजे लिखे पड़े इन ब्लैक एंड व्हाइट सबूत जो वो मौजूद है। और अब केस जो है आगे चलना है, उसमें कौन कौन पकड़ा जाता है, कौन कौन नहीं पकड़ा जाता। आपको याद होगा कि अपने एक विलाग में मैंने अर्ज किया था कि एक आला अदालती शख्सियत जो अब रिटायर हो चुकी है, उसका इंटरव्यू भी है इस हवाले से। अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि वो साकब निसार साहब ही थे, उनसे पूछा गया था, यानी उस तरह इंक्वायरी नहीं की गई थी, लेकिन इंटरव्यू हुआ था उनका। और हमारे एक दोस्त ने उनसे राब्ता किया था, तो उस वक्त जब बात है तो उन्होंने राब्ता किया, तो इन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये खबर जो है, जो दूसरे जराए हैं वो जो कन्फर्म कर रहे हैं कि इनसे ये इस हवाले से जो रवाबत थे फैज हमीद के साथ इनके, इस पे जो है ये बात हुई थी। आप कह लें इंक्वायरी भी, ये आप इंक्वायरी कह सकते हैं उसको कि इंक्वायरी हुई थी। ये सारे मामलात हैं। और आखिर में थोड़ी सी मैं बात करूंगा इंडिया, उसका जो चेहरा है, मकरू चेहरा, वो दुनिया के सामने आ रहा है। एक तो ये जनाब, ये 15 दिसंबर को एक सेरेमनी थी 2025 को, ये पटना बिहार में। तो वहां का जो चीफ मिनिस्टर है ना, नीतीश कुमार, वो जो MBBS करने वाले डॉक्टर्स थे उनकी असनाद दे रहे थे तैनाती की। तो ये यानी कि ये अब जो कहते हैं ना दो कौमी नजरिए की मुखालफत करने वाले, जिन्हें तो मुतालिया पाकिस्तान में है, इस वीडियो में जो उन्होंने नजर आ रहा है, जो उन्होंने किया है, वो मुसलमान लड़की, नकाब उसने पहना हुआ है, और भारत में कोई पाबंदी नहीं है नकाब पहनने पे, उसका नकाब उतार रहा है सामने खड़ा होके, और किस बेदर्दी के साथ वो एक्ट कर रहा है। ये तो ये वहां पे ये मकरू चेहरा है, वहां तो कोई पाबंदी नहीं है, और वो सेकुलर मुल्क है, और वहां हर एक को जो है वो मजहबी पाबंदी, इस पर बड़ा शोर मचा हुआ है वहां उसके जो वजीर आला के इस सरकत पे। और दूसरा वो था जो ऑस्ट्रेलिया में वाकया हुआ, वो जो 2 बाप बेटा थे, साजिद अकरम और नवीद अकरम, तो उसकी भी कहानी खुल गई है। इन्होंने इब्तिदा में ये पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की, और भाई पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता आ रहा है कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता। हमारा तो ये फलसफा ये है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू साहब जो हैं, अच्छा उनके दिल में चोर है, उन्होंने ये बात कर दी। जो वज़ीर आज़म है ऑस्ट्रेलिया के, उनके ऊपर उन्होंने तनकीद की। जनाब पहले भी देखें, इतना बड़ा जो हमारे खिलाफ जो है वो गजा के हक में, और हमारे खिलाफ इतना बड़ा मुजाहरा हुआ आपके मुल्क में, आपकी पॉलिसियों की वजह से ये हो रहा है। तो ये सीधी सी बात है, जो ये दोनों है ना, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की, बल्कि कुछ ने तो हमदर्द यूनिवर्सिटी से उसको ग्रेजुएशन भी करवा दी। ये दोनों जो बाबरन साजिद, और ये दोनों उत्तर प्रदेश से निकले। ये 1998 में साजिद जो है, साजिद अकरम, ये वहाँ स्टूडेंट वीजे पे गया था। फिर इसकी एक इटली की खातून के साथ शादी होगी, और 2001 में फिर ये जो है ये नवीद अकरम उस शादी के नतीजे में ये पैदा हुआ। और वहाँ की जो वजारत दाखिला है ऑस्ट्रेलिया की, उसने ये कहा कि 2019 में इसकी कुछ मशकूक सरगर्मियां जो है ना, वो सिक्योरिटी इदारों की नजर में आई थी। अलकायदा वगैरह के साथ, दाश वगैरह के साथ इसके तल्लुकात की बात, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ मामला था। और ये बात भी सामने है कि जनाब ये 27 साल में 3 मरतबा ऑस्ट्रेलिया से बाहर गया है। वो पाकिस्तान पे इल्जाम तो तब आए ना कि पाकिस्तान ने तैयार करके भेजा हो। पहली बात, ये तो निकले ही भारत के। और ये भी देखें कि इसको काबू किसने किया। इसको काबू किया है अहमद ने। मुसलमान है, वहां कोई फल फरोश है, 2 बच्चे हैं उसके, उसको भी गोलियां लगी हैं। ट्रंप तक ने उसकी तारीफ की है कि अगर वो ना पकड़ता उसको तो बड़ा ज्यादा नुकसान हो जाना था। तो ये
जो मुसलमानों पे डालने की कोशिश कर रहे थे, खास तौर पे पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात कर रहे थे, वो उल्टी बढ़ गई। वो भारतीय निकला, भारतीय ने याद निकले दोनों। अगरचे वो जो नवीद अकरम है वो पैदा ही वहां ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वो पैदाइशी ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन वो उसका जो टांडे हैं वो तो जाके इंडिया से मिलते हैं ना, असल में तो इंडियन ने याद नहीं है ना वो। तो बहरहाल ये मुंह काला हुआ है इंडिया के प्रोपेगेंडे का। और फिर ये जो वहां के बिहार के सीएम ने जो चवल मारी है, चवल क्या मारी है, उसने जनाब अपना वो दिखाया है जो हमारे साथ नफरत है मुसलमानों के साथ। और ये जो हमारे कुछ लोग जो हैं जो तो दो कौमी नजरिए को जनाब जो मुताला पाकिस्तान की वो इख्तरा करार देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इस पे। उनको तो आनी चाहिए, उनको भी शर्म आनी चाहिए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।